हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप से। भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या होता है, यानी कि भारत में ज़मीन है और उस ज़मीन का यूज़ किया जाता है। अब उस ज़मीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका ढांचा क्या है, उसका प्रारूप क्या है, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। अब जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ तत्व हैं। और यहाँ पर हम लोग भौतिक कारक के बारे में पढ़ेंगे। वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं जो भू उपयोग को निर्धारित करती है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो वो है भू आकृति, यानी कि ज़मीन की शेप। ज़मीन के शेप के अकॉर्डिंग भी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है। जलवायु भी भू उपयोग को निर्धारित करती है। मृदा के प्रकार भी, यानी किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, वो भी भू उपयोग को निर्धारित करती है। और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, यानी जो पॉपुलेशन है, प्रौद्योगिक क्षमता, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं कारखाने हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। संस्कृति, इंसानों की संस्कृति, इंसानों की परंपराएं, ये क्या है, ये मानवीय कारक है जो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। आप चाहे तो अपने बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। आगे लिखा है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, अगर भारत इतना बड़ा देश है तो उसका कुछ तो क्षेत्रफल है, तो वो क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। हालांकि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को अगर 100% माने तो उसमें से सिर्फ 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं कि कौन सी ज़मीन कहाँ पर यूज़ हुई है, किस तरह से कौन सी ज़मीन कहाँ यूज़ की जाती है। अब जो 7% है उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब 7% के ज़मीन के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर यानी कि जो पूरब है और उत्तर है उसके बीच की जो ज़मीन है, जो प्रांत है, उसमें असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। और इसके अलावा क्या है, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के, यानी चीन ने भी जो भारत की ज़मीन को कब्ज़ा करके रखा हुआ है, उसका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इस तरह से भारत के जो 7% ज़मीन है उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट है स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है, यानी जो लोग हैं वो अपने पशुओं को चराते हैं, इसकी वजह से भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? अब इतने सारे जो कैटल होते हैं उनके लिए चारा भी उपलब्ध कराना होता है, उसके लिए कैसे समर्थ होंगे, यानी कैसे उनको चारा इतना सारा मिलेगा? तो लोग क्या करते हैं, वो अपने पशु को, जो जानवर है उनको क्या करते हैं कि ऐसे इलाकों में लेकर के जाते हैं जहाँ पर वनस्पति होती है, बड़े बड़े घास होते हैं, और वो वहाँ पर अपने जानवरों को चराते हैं। और इसके क्या परिणाम होंगे? अगर
कहीं पर अगर कोई अपने जानवरों को चराते हैं, चारा देते हैं, तो वहाँ से जो वनस्पति क्या होगी, वहाँ से वनस्पति ख़त्म हो जाएगी, जो घास है वो भी ख़त्म होगा। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है। और जो प्रेजेंट में जो प्रतिभूमि है, इसी तरह की जो भूमि है, उसके अलावा दूसरी प्रतिभूमि भी अनुपजाऊ है। मीन्स वहाँ पर कृषि नहीं होती है, ना के बराबर होती है, और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। और ऐसी भूमि जहाँ पर जो भूमि है वो अनुपजाऊ है, वहाँ पर अगर फसल उगाने के बारे में सोचा जाए तो लागत फसल उगाने से भी ज़्यादा लागत है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। और यही वजह है कि जो इस तरह की भूमि है जहाँ पर लागत ज़्यादा है, कृषि लागत ज़्यादा है, ऐसी भूमि में 2 या 3 सालों में सिर्फ 1 बार ही इसमें फसलें बोई जाती हैं। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अब ऐसी भूमि को जिसमें 2 से 3 साल में 1 बार ही फसल बोई जाती है, ऐसी भूमि जिसमें हर साल फसल बोई जाती है, अगर उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए, तो सिर्फ 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। यानी इंडिया के 100% में से 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। आगे लिखा है शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब हमारा जो इंडिया है, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के ज़मीन पाई जाती है। कहीं पहाड़ पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाई जाती है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पठार है, तो कहीं जंगल है। इस तरह से जो भी हमारे देश में ज़मीन पाई जाती है, अब वो ज़मीन कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के अंदर होंगे। अब अलग अलग राज्यों में बोए गए क्षेत्र का परसेंट भी अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। यानी कि पंजाब और हरियाणा की ज़मीन को अगर 100% माने, तो 100% में से 80% भूमि पर खेती होती है पंजाब और हरियाणा में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसमें जो खेती होती है वो 10% से भी कम ज़मीन पर खेती होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 को बनी थी। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित ये सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब वन नीति या वन मीन्स जंगल की नीति के अकॉर्डिंग ये माना गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर पेड़ों को काटना कानूनी जुर्म होगा, यानी कि वहाँ पर जंगल ही होगा। ऐसा इसलिए ये नीति बनाई गई ताकि जो हमारी पारिस्थितिकी है उसमें संतुलन बना रहे। क्योंकि अगर हमारे ज़मीन में, हमारे अर्थ में अगर जंगल ही नहीं होंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। इसलिए पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन का होना ज़रूरी होता है। और इस तरह से वन नीति के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि जो वन है सरकार की तरफ से उसे रिज़र्व कर दिया गया है, तो वहाँ से वो वन नहीं हट सकता, उसमें पेड़ों की कटाई नहीं हो सकती। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। वन सिर्फ जंगली जानवरों के लिए ही सूटेबल नहीं है, उसके लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जो जंगल है वो जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचाती है।
भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। अब जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती है उसका एक भाग बंजर भूमि कहलाता है और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। गैर कृषि प्रयोजन मीन्स उसमें कृषि नहीं होती है, उसमें किसी और तरह के काम होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री बनाना वहाँ, फिर पोर्ट बनवाना, हाईवे बनवाना, या फिर स्टेशन बनवाना, या फिर हॉस्पिटल बनवाना, या फिर शहर बनवाना। ये सारी चीज़ें क्या है, गैर कृषि पर प्रयोजन है। आगे लिखा है बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। बंजर भूमि किसे कही जाती है? ऐसी भूमि जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो ऐसी भूमि में यानी ऐसी बंजर भूमि में क्या क्या है? पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि यानी कि सूखी हो और रेगिस्तानी ज़मीन हो। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। अब जो गैर कृषि प्रयोजन है उसमें जो भूमि है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? बस्तियां बसाने के लिए, सड़कों के लिए, रेल लाइन के लिए, उद्योग के लिए और भी कई सारी कामों के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती है उसे गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि कहा जाता है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अब लंबे समय तक लगातार भूमि के बचाव के लिए, इसके प्रबंधन के लिए आवाज़ें उठती हैं, लेकिन उसकी अवहेलना भी की जाती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भूमि बर्बाद हो रही है या फिर संरक्षित हो रही है। लोग अपने लालच में क्या करते हैं? भूमि का यूज़ करते रहते हैं। लेकिन भूमि का संरक्षण आवश्यक है, इसका प्रबंधन भी आवश्यक है। लोग इसकी अवहेलना करते हैं और इसकी वजह से लगातार जो ज़मीन है उसका यूज़ होने की वजह से भू संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अब लंबे समय तक अगर भूमि को संरक्षित नहीं किया जाता है, प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो भू संसाधन है, ज़मीन क्या है? एक संसाधन है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भू संसाधन है वो उसका निम्नीकरण अगर होता है तो इसकी वजह से समाज ही नहीं बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर आपदा आ सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कहीं पर जंगल है, अगर जंगल को पूरा काट दिया जाए तो वहाँ पर बाढ़ आएगी, है ना? पानी वहाँ तो नहीं रुकेगी और अगर बाढ़ नहीं आएगी तो वहाँ सूखा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? समाज और पर्यावरण दोनों पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। अब भूमि की जो निम्नीकरण है, भूमि यूज़ करने के लायक नहीं होती है, उसका निम्नीकरण होता है, लोग उसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो इससे क्या है और इसके संरक्षण का उपाय क्या है? इसके बचाव का उपाय क्या है? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। यानी कि भूमि क्या है? ये ज़मीन क्या है? हमारी पूर्वज इसे इस्तेमाल करते आए हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी पीढ़ी भी इस्तेमाल करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। हमें भोजन चाहिए तो भूमि की ज़रूरत होती है, हमें मकान चाहिए तो भूमि की ज़रूरत होती है, हमें कपड़े चाहिए तो भूमि की ज़रूरत होती है। भोजन अगर हमें चाहिए तो हम कृषि करते हैं, मकान अगर हमें बनाना है तो जो ईंट है वो मिट्टी से ही आएगी और मिट्टी कहाँ से आएगी? भूमि से। कपड़े अगर बनाने हैं तो हमें पौधे की ज़रूरत होगी, कॉटन है, इस जूट है। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं? वो ज़मीन से ही आती है। और इस तरह से अपनी जो ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरतों के 95% भूमि के भाग से ही हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। अब इंसान अपने कई तरह के काम करते हैं,
उसके वजह से सिर्फ भूमि का निम्नीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि इसके अलावा जो ज़मीन को नुकसान पहुंचाने वाले नेचुरल जो ताकत है उनको भी बल मिला है। एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पर जंगल है तो वो बाढ़ के पानी को रोकेगी। अगर जंगल नहीं है तो अगर बाढ़ आती है, बाढ़ क्या एक प्राकृतिक ताकत है, तो बाढ़ अपने साथ सारी चीज़ों को बहा कर ले जाती है। तो इस तरह से जो इंसान के कार्यकलाप है उसकी वजह से ना सिर्फ भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकत है उनको भी ताकत मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अगर देखा जाए तो आज भारत में कितनी है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय यानी कि जो सॉल्ट और बेस हमने पढ़ा है साइंस में। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। अब भूमि का कम होना, भूमि का यूज़फुल ना होना, ये सारी चीज़ें और कौन कौन सी बातें इन सारी चीज़ों को बताती हैं कि भूमि का निम्नीकरण होता है। तो कुछ मानव क्रियाकलाप हैं जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि वो जंगलों को काटते हैं और अपने पशु को वो चराते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर घास है और वनस्पति है, और वो अपने जानवरों को ज़्यादा चराते हैं। खनन यानी कि जो ज़मीन से खनन करके जो कोयला है, अभ्रक है, वो निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भूमि के निम्नीकरण में अपनी रोल निभाती हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि मानव क्रिया जैसे कि वनोन्मूलन यानी कि जंगलों को काटना और अपने पशुओं को ज़्यादा चराना, और खनन यानी ज़मीन से कोयला वेला का इंडस्ट्री बनाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के उपरांत खदान वाले जगहों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। और खनन कहाँ कहाँ भूमि निम्नीकरण का कारण बना है, तो आप लिख सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपने पशुओं को लोग चराते हैं और ज़्यादा चराते हैं, इसकी वजह से भी भूमि निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिंचाई ज़्यादा की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि वहाँ पर जो कृषि है वो ज़्यादा की जाती है दूसरे राज्यों की अपेक्षा, वहाँ पर सिंचाई भी ज़्यादा की जाती है, तो इस वजह से भी भूमि निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से उत्पादन जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, और ज़्यादा सिंचाई से भी भूमि निम्नीकरण होता है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जैसे कि सीमेंट उद्योग है, उसमें चूना पत्थर को पीसना, और मृदा बर्तन उद्योग में यानी जो मिट्टी के बर्तन के उद्योग में चूने का इस्तेमाल किया जाता है, सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म में होती है, और पाउडर फॉर्म में होने की वजह से वो वायुमंडल में मिल जाती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। तो जो पाउडर फॉर्म में जो धूल होती है वो क्या करती है कि वो हवा में पहले रहती है और फिर वो धीरे धीरे ज़मीन पर वो जमा हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि इसमें एक लेयर बन जाता है,
और लेयर बनने की वजह से जो वाटर है इसको वो सोख नहीं पाता, वो वाटर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाती। तो इससे जल सोखने की जो प्रक्रिया है ज़मीन की, मृदा की, वो अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। पिछले कुछ सालों से देश के अलग अलग भागों में जो औद्योगिक जल निकास है, यानी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी है, उसकी वजह से भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। यानी कि उनकी वजह से भी भूमि भी प्रदूषित होती है और जल भी प्रदूषित होता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। अब किसी वजह से भूमि निम्नीकरण होती है, लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या है, उन्हें सुलझाया भी जा सकता है। अब इसके उपाय क्या है? वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। अब जंगल बनाकर, यानी कि पौधों को उगाकर हम जंगल बना सकते हैं। जंगलों में अगर पेड़ कम है तो उसमें और पेड़ लगा सकते हैं जिससे जंगल हरा भरा हो। और जो चारागाहें जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पशुओं को ना चराया जाए और पशुओं को चराने के लिए अलग उचित प्रबंधन किया जाए, तो इससे कुछ हद तक भूमि निम्नीकरण में रोक आ सकती है। पेड़ों की रक्षक मेखला और पेड़ों की रक्षक मेखला मीन्स जो एरिया है वहाँ पर अगर पेड़ ऐसे लगा दिए जाएं तो उससे, और पशु चारण नियंत्रण से, यानी कि जो जानवर चरते हैं, किसी इलाके में जाकर के चरते हैं, घास चरते हैं, उसमें अगर नियंत्रण किया जाए और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। और रेतीले टीले, जहाँ पर जो बालू के टीले होते हैं, वहाँ पर अगर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी जाएं तो वहाँ पर भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। और ये जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, रेतीले टीले कहाँ मिलते हैं? शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि गर्म जगहों में, जहाँ सूखा जगह होता है, सूखा क्षेत्र होता है, गर्म क्षेत्र होता है। तो ऐसी जगहों पर अगर रेतीले टीलों पर अगर कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी जाएं तो वहाँ पर भूमि का कटाव रोका जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन किया जाए। जहाँ पर उपजाऊ भूमि है वहाँ पर कृषि किया जाए, कृषि के अलावा दूसरी चीज़ें ना की जाएं, लेकिन जो बंजर भूमि है वहाँ पर दूसरी गैर कृषि काम किए जाएं। और इसके अलावा खनन नियंत्रण किया जाए और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात, यानी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है, गंदा पानी है, उसको साफ करने के बाद ही उसको विसर्जित किया जाए, नदियों में मिलाया जाए, जिससे कि जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मृदा संसाधन से। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।